देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, कह रहा है कि 8 के पावर n का कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। भाई जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, सुन लो। सर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। सर 2 के पावर 1 ये सब क्यों लिख रहे हैं? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, याद रखना इसके बाद। देखो 2 के पावर 1 से 2 के पावर 4 तक, देखो यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 6 है। फिर देखो 4 पावर के बाद जो ही 5वां पावर आया, ठीक है, ये रिपीट करने लगा। देखो 2 4 आगे जाओगे ना, 2 के पावर 7 जानते हो कितना होता है? 2 के पावर 128 हो जाएगा। और 2 के पावर 8 जानते हो कितना? 256 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, प्रत्येक 4 पावर के बाद कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, उसके प्रत्येक 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो पीरियडिकली रिपीट करता है। मेरे कहने का मतलब 1 से लेके 4 तक देखो अलग अलग है, 2 4 8 6। फिर 4 पावर के बाद पुनः जब 5 आया, 5 6 7 8, फिर अगला 4 जो डिजिट है, ठीक है, 5 6 7 8, फिर देखो रिपीट करने लगा 2 4 8 6। ध्यान से देखो 2 4 8 6, फिर पुनः 2 4 8 6। मेरे कहने का मतलब कि प्रत्येक 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या करता है? पीरियडिकली रिपीट करता है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर पुनः क्या आएगा? 2 4 8 6। माने कोई भी नंबर हो, एक से मतलब कि 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट हो, याद रखना बच्चों, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक 4 पावर के बाद जो भी डिजिट होता है वो पीरियडिकली रिपीट करता है। अगर 2 4 8 6 तो 2 4 8 6, माने 4 ही डिजिट अलग अलग आ सकता है। 4 डिजिट के अलावा, ठीक है, डिजिट कम हो सकते हैं लेकिन 4 डिजिट के अलावा अधिक नहीं होगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट करता जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों 8 के पावर n आप चेक कर लीजिए, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर, इतने में से जो आना होगा आ जाएगा, क्योंकि 8 के पावर 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, तो भाई प्रत्येक 4 के बाद वही डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो जो आना होगा 8 के पावर 1 से लेकर 8 के पावर 4 तक यूनिट डिजिट में जो भी आना होगा वो आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 8 के पावर 1 क्या? 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 8 के पावर 4 40 96 हो जाएगा। 40 96 पूरा कर लीजिएगा, 8 दूनी के 16, 8 एक 8 एक 9 8 25 40 96। अब देखो 8 4 2 6, यही 4 डिजिट होंगे। 8 के पावर n करेंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, बस केवल 4 डिजिट ही आएंगे, 1 2 3 4, माने 8 4 2 6। अच्छा 6 आ सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। पूछा कौन सा नहीं आ सकता है? 4 आ सकता है, बिल्कुल 4 भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पूछा कौन सा डिजिट नहीं होगा, तो 0 कभी भी नहीं आ सकता। 8 के पावर n में बच्चों क्या क्या आ सकता है? 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 0 कभी नहीं आने वाला है। और सुन लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ता, आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, सुन लो। क्लास 10th में जब नंबर से रियल नंबर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रूव दैट 4 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। आपको ये भी पढ़ाया जाएगा प्रूव दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि प्रूव दैट 15 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, प्रूव दैट 8 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। मेरे कहने का मतलब कि इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता, आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा सर कैसे नहीं? भाई यूनिट डिजिट 0 आने के लिए उसमें फैक्टर 2 के साथ साथ 5 का भी होना जरूरी है, तभी यूनिट डिजिट 0 आ सकता, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। भाई 4 में क्या मिलेगा? 4 को लिख सकते 2 की पावर 2, प्राइम फैक्टर 2 होगा। 6 को 2 गुणे 3, 15 को 3 गुणे 5, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 2 होगा प्राइम फैक्टर, 5 होगा ही नहीं। जब 5 होगा ही नहीं बच्चों, तो क्या उसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ सकता? कभी नहीं आ सकता है। तो इसका तो जवाब देखते बता सकते थे कि ऑप्शन में क्या छुपा हुआ है, एक 0 छुपा हुआ है। भाई इस फॉर्म में अगर कोई नंबर 8 के पावर n के फॉर्म में है तो 8 में क्या 2 फैक्टर मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं। जब 5 मिलेगा ही नहीं तो उसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो ऐसे इस बेसिस पर आप सी ऑप्शन तुरंत क्लिक कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मान लो 0 न दे करके कोई और दे दिया होता, जैसे कि 8 4 2 6 है, हम एक ऑप्शन सेट कर दे रहे हैं, सपोज 5 कर दे रहे हैं, नहीं क्या कर दिए 5 कर दीजिए। भाई तो 4 आ सकता है, इस बेसिस पर चेक करेंगे। भाई 4 आ सकता, हाँ 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं आ सकता। 8 के पावर n में 5 कभी नहीं आ सकता। इसके जगह मान लो हम कुछ और सेट कर देते हैं, सपोज हम सेट करना चाहते हैं
3 3 यहाँ पर सेट कर दिए, तो 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा भाई। 0 न देकर के हम यहाँ पर 3 भी दे सकते थे, तो 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा। आएगा क्या, 4 ही डिजिट आ सकते हैं 8 के पावर n में, कौन कौन, 8 4 2 6 आ सकता है, हाँ 3 कभी नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर 3 दे करके ऐसे भी पूछ सकते थे ना, लेकिन इसने 0 दे दिया तो और आसान हो गया। 8 के पावर n में फैक्टर 2 ही मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं, तो 0 का सवाल पैदा होता ही नहीं है। इसका मतलब तुरंत मारेंगे क्या, तुरंत क्या मारेंगे, ये कैंसिल, 0 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये पूछ देता कि 6 के पावर n में, ठीक है, कौन सा डिजिट नहीं हो सकता, अगर आप एक ऑप्शन में 0 होता मैं तुरंत 0 को मारता। 15 के पावर n में यूनिट डिजिट कौन सा नहीं हो सकता, अगर एक ऑप्शन 0 दिया तो मैं तुरंत 0 को मारूंगा। मेरी बात समझ लो कि 15 के पावर n में 0 कभी आएगा ही नहीं। 0 आने के लिए 2 और 5 फैक्टर दोनों चाहिए, दोनों नहीं है तो 0 का सवाल पैदा होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब डिटेल जानकारी अगर चीजों को रहेगी बच्चा, तो इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। अदरवाइज किसी के पावर पूछ रहा है तो फर्स्ट के 4 नेचुरल नंबर रख कर देख लो, वही डिजिट आने वाले हैं। 4 के बाद आपको पता है कि पीरियडिकली रिपीट करता है, उसके अलावा आएगा ही नहीं, आसानी से चेक किया जा सकता है, ठीक है। विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, आशा करते हैं कि चीजें समझ गए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की आप लोगों को, बस इतना ही बच्चों। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिखा, रियल लिखा फिर डिस्टिंक्ट लिखा। इसका मतलब कि रियल डिस्टिंक्ट का मतलब कि एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा, माने अल्फा और बीटा, एक्स के 2 अलग अलग मान होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि एक्स की 2 वैल्यू होंगी और दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं कि एक्स का मान एक 2 है तो दूसरा भी एक्स का मान 2, नहीं, एक एक्स का मान अगर सपोज 2 आया तो एक एक्स का मान कितना 3 आएगा, माने दोनों और रियल वैल्यू होंगी और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगी, इक्वल नहीं होंगी। और यहाँ ऐसे भी बोल सकता था रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब दोनों रियल तो होगा लेकिन दोनों सेम होगा, एक्स का मान 2 दूसरा भी एक्स का मान 2। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब एक अल्फा का मान एक बीटा का मान, अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग, अल्फा का मान अगर 2 है तो बीटा का मान 3, अलग अलग, इसका ये मतलब होता है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए बच्चों सिंपल फंडा होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बच्चों याद रखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू ही कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 0 है तो समझ जाना वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 की इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, रियल एंड उस केसेस में इक्वल रूट्स होगा, लिख दे रहा हूं, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। डिस्क्रिमिनेंट की अगर वैल्यू 0 की इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव में आ गई, इस केसेस में बच्चों नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स में कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखो, अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तो भाई x² प्लस 2x कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, उसको आप 0 रख लीजिए बराबर 0 के। अब कंपेयर कराइए ax², देख कितना सही सेटिंग किया हुआ, कांस्टेंट को 0 कर दिया ताकि आप c की वैल्यू 0 निकाल पाते कि नहीं, ठीक है। देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू 2, कांस्टेंट हम कुछ नहीं है भाई, कांस्टेंट हम क्या कुछ नहीं तो 0 होगा। निकालिए डिस्क्रिमिनेंट d, तो भाई b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, बट c की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 मतलब 4। आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 4, 4 क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पहला ये ऑप्शन होगा जिसका जो रूट्स होगा वो रियल के साथ साथ क्या होगा डिस्टिंक्ट रूट होगा, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगर बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट इस x² प्लस bx प्लस c abc की वैल्यू निकाल करके इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट याद रखना लेस देन 0 जाएगा, क्या जाएगा लेस देन 0 जाएगा। और आप इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट बच्चों लेस देन क्या हो जाएगा 0, आप निकाल लेना, लेस देन 0 निगेटिव में जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आएगा x² इक्वल टू 0 आएगा भाई, x² इक्वल टू 0 समझ लीजिएगा, x इक्वल टू 0 अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो निकाल सकते हैं भाई b² माइनस 4ac से निकाल सकते हैं।
एक्स वाला टर्म है ही नहीं, माने कि बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर 1 और सी भी कुछ नहीं 0, माने सब मिला जुला के 0 -0 ये आ गया 0। तो 0 आने का मतलब समझ रहे हैं, 0 आने का मतलब इसका जो रूट्स हो सकता है वो रियल और इक्वल रूट्स हो सकता है, लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट नहीं होगा। भाई इसको सॉल्व करोगे बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आएगा 0। 0 आने का मतलब उसका जो रूट्स होगा रियल और इक्वल हो सकता है, लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं होगा। मतलब पहला ही ऑप्शन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब 4 है तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा का मतलब कि रियल होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, समझ लेना। और डी 0 आ रहा है तो रियल और इक्वल होगा, डी लेस देन 0 आ रहा है मतलब नॉट रियल रूट्स होगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स नहीं होगा। मेरी बात समझ लो कि नहीं? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a बाई बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज होंगे और दोनों जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हैं, अगर एक अल्फा मानूं तो दूसरा जो जीरोज होगा 1/अल्फा होगा। मान लीजिए इसका एक जीरोज अल्फा तो दूसरा कितना 1/अल्फा, और सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, जो बच्चे पढ़े होंगे भाई, एक अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पहला रूट अल्फा, इसका दूसरा रूट क्या बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है वह c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात -b/a होता है, ये फार्मूला। अब सुनो, इसका जो दोनों जीरोज है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू मैंने 1/अल्फा मान लिया। अब कुछ मत करो, बी की वैल्यू पूछ रहा है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है 2a/b है, होल अपान के, ठीक है। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना ए है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जीरोस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट दोनों का जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, इसके अपान कुछ नहीं, ए मान लीजिए, अल्फा से अल्फा देखो कट जाएगा, 1 इजकल टू देखो 2a/b इंटू 1 ऊपर गया और ए नीचे, इसको भी सॉल्व करने आना चाहिए, फ्रैक्शन को नहीं करने आता भाई, गलत करोगे, ए से ए कटा, ठीक है। क्या बचा 1 इजकल टू बचा 2/b बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b का 1 में b हो जाएगा, 1 का a में 1 का 2 में 2 ही होगा, अर्थात b की वैल्यू कितनी आ गई 2, देखो कुछ नहीं था, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपल है, ठीक है, और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a अगर पता होगा बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दीजिए। जीरोस मानेंगे कैसे, इसमें खुद ही बोला कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऐसे केसेस में एक अल्फा मानोगे दूसरा 1/अल्फा करोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कर दोगे, और हल करके b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी, और ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, सिंपल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस बी, एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को मान लीजिए सपोज पॉइंट पी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन गलतियां क्या करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक हम लोग बना लिए, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अगर इस पॉइंट को अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे, ये पॉइंट कहां पर प्लॉट होगा, किस क्वाड्रेंट में, ये प्लस है और ये माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें एक्स एक्सिस माइनस और इसमें ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है, और इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला अब्सिसा प्लस होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है माइनस होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लास 9 का जो बच्चा होगा इस क्वेश्चन को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में अब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में अब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या हो गया नेगेटिव। अब सुनो, अब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट पी पहले लाई करेगा, इस पॉइंट पी को प्लॉट कर दीजिए। एक्स एक्सिस पर मान लो हमने ए चला, ए यूनिट चला, फिर माइनस बी है तो हमको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर
तो ये सपोज पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी ए कामा कितना माइनस बी, इस पॉइंट पी का बच्चों कोऑर्डिनेट ए कामा माइनस बी है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी ए यूनिट है और ये हमारी कितनी बी यूनिट, चूंकि मैंने नीचे कितना चला बी चला, ये भी हमारी कितनी बी है, नीचे बी है और ये चला तो ये भी ए है। अब बात समझना, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है और डिस्टेंस कभी भी ठीक है नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा बच्चों पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जानते क्या करेंगे, वो माइनस बी मारेंगे, वो सोचेंगे पॉइंट पी है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ पर माइनस बी दिखाया तो माइनस बी मार करके चले जाएंगे, उनको लगता है कि हमने सही कर किया, लेकिन नहीं बच्चों, डिस्टेंस की बात किया है। इस पॉइंट पी का लोकेशन हमारा यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या बी है, ये डिस्टेंस ए यूनिट है और ये डिस्टेंस हमारी क्या बी यूनिट है। इस प्रकार से जो पी का कोऑर्डिनेट होगा वो ए का माइनस बी, जो कोऑर्डिनेट लिखोगे हमेशा साइन के साथ लिखोगे, तो अब्सिसा पॉजिटिव है और नीचे आने की वजह से हमारा ऑर्डिनेट क्या गया नेगेटिव, तो पॉइंट का पी का कोऑर्डिनेट अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से प्लस बी यूनिट होगी, माइनस बी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव हमेशा होती है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर मारेंगे, बी मारेंगे। इसका जवाब तुम लोग मुजबानी मार सकते थे, पूछो कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर पूछता किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, इसमें वाई का कोऑर्डिनेट वाला आंसर होगा। एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या माइनस बी, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती, आप बी मारेंगे। अगर इसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमसे वाई एक्सिस से पूछता, क्या पूछता, वाई एक्सिस से पूछता, तो वाई एक्सिस से एक्स का कोऑर्डिनेट मारते, अब्सिसा मारते आंसर। अब्सिसा अगर मान लो माइनस ए भी दिया होता तो हम माइनस ए नहीं मारते, हमेशा प्लस ए मारते। एक बार पुनः सुन लो, मान लो तुमको कोई पॉइंट दिया है, सपोज ए कामा, या मान लो ऐसे दूसरा सी कामा डी दिया है, एक पॉइंट है सी कामा डी, और सी कामा डी की डिस्टेंस अगर मान लो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट पी की, तो एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट मारोगे, डी यूनिट मारोगे, ठीक है। और इसका वाई एक्सिस से पूछे तो वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट आंसर होगा, मतलब सी। अगर मान लो दोनों जगह माइनस दिया है तो आपको भी पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव के रूप में होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो एक्स एक्सिस से तो एक्स एक्सिस से तो वाई का कोऑर्डिनेट माइनस डी है, लेकिन आप डी आंसर मारोगे। वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर मारोगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना माइनस सी है तो माइनस सी नहीं प्लस सी मारोगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो मुजबानी जवाब दिया जा सकता था, लेकिन प्लाट करने की जरूरत भी नहीं है। प्लाट कर इसलिए दिया ताकि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पी की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी बी यूनिट है, तो माइनस बी नहीं मारना, प्लस बी, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। कोऑर्डिनेट पूछता तो माइनस बी ठीक है, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो बी यूनिट प्लस, नेगेटिव नहीं। बहुत बच्चे इसको मार के आएंगे, जो कि गलत है बच्चों, ये प्लस का आपका बी यूनिट होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमेशा डिस्टेंस पूछे तो पहले तो क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, नेगेटिव वाला होगा ही नहीं। ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, बचा ए दोनों में से। तो हमसे पूछा एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आंसर होगा, मतलब बी। अगर वाई एक्सिस से पूछा होता तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आंसर होता, मतलब ए वाला ऑप्शन हो जाता। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मुजबानी मारा जा सकता है, ये सब चीजें जानते हो, क्लास 9th में ही बच्चों आपको सिखा दिया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन आपको